Hello students, today we start a very interesting topic of 11th class NCERT book, and the topic name is Indian Constitutions. Right, Indian Constitutions की अगर हम बात करें तो that means Constitutions क्या है, why we need a Constitutions, why was it written, क्यों बनाया गया है, and why is it important. You know, India is a very diverse country और there are different type of religions, different type of speaker, right? There is some linguistic problems, the geographical condition is also different, right? Different age group. तो इन सबको कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए इनका, दैट मीन्स वी सेट ए सम रूल बुक, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशंस इज अ रूल बुक, राइट? तो अगर हम देखें कि व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमने क्यों, और व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द फर्स्ट व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशंस अगर देखा जाए तो जनरली कॉन्स्टिट्यूशंस टू टाइप्स का होता है. एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो दैट मीन्स जो रिटन में है, जो लिखा हुआ है, लिखित है, उसको हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये इसके एग्जांपल्स हैं. यहाँ पे सब जो भी रूल्स एंड लॉ जो बनाए गए हैं वो रिटन है. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ होता है जहाँ देर विल बी अनरिटन, दैट मीन्स देर इज ए सम ओरल रूल एंड लॉ, और दैट मीन्स जो रूल्स एंड लॉ जो चलते हैं जैसे रीति रिवाज, लाइक ट्रेडिशंस या फिर कस्टम्स के अकॉर्डिंग जो लोग चलते हैं, उनको हम बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस. और वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस जो पाया जाता है वो देश हैं, ब्रिटेन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इजराइल हो गया, सऊदी अरब हो गया. इन कंट्रीज़ में सब रूल्स एंड रेगुलेशन सब मौखिक हैं, राइट? अगर देखा जाए हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस इज ए रूल बुक, दैट मीन्स should have some basic rule, and these basic rule is called constitutions, a written documents that create a government and describe how the government is to work and run. That means जो basic rules and law जो बनाए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो लॉ जो बनाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो लिखे हैं, एंड द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी ऑल्सो एग्री ऑन दीज रूल्स. अगर एग्री नहीं करेंगे तो हम लोग मानेंगे कैसे उन रूल्स को, तो दैट वी ऑल्सो एग्री ऑन दीज रूल्स दैट आर प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सिटीजन इन द कंट्री, राइट? तो दैट मीन्स इट लीड्स द पावर. कॉन्स्टिट्यूशंस में सब चीज़ें लिखी गई हैं, व्हाट आर द पावर दैट इज़ यूज बाय द गवर्नमेंट, दैट मीन्स एक्सेस जो गवर्नमेंट की जो पावर है वो कहीं अनलिमिटेड एक्सरसाइज ना हो, इसलिए वी हैव सम चेक एंड बैलेंस सिस्टम्स, राइट? इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंस है? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशंस इट्स ए कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट्स विच हैव आर्टिकल्स, नॉर्म्स एंड द क्राइटेरिया दैट आर बीइंग लेड डाउन, राइट? इट्स नॉट ए वन डॉक्यूमेंट्स, इट्स ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स. दैट्स द रीज़न कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो विश्व में सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस है. इंपॉर्टेंस में बात करें, इट्स ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, राइट? इसमें आर्टिकल्स हैं, इसमें सम राइट्स हैं, राइट? इट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, राइट? दैट लाइक फॉर एग्जांपल freedom of associations, freedom of education, freedom to start a trade and business. This type of rights and freedom that is mentioned laid down in the constitutions, it's also limited the power of the government. That means government unlimited power ना use करे. And they also they describe that is system of check and balance. check and balance मतलब हमने already discuss किया है. check and balance systems क्या होता है? That means each organ control to the other organ, each organ check the other organ. For example, executives log जो होते हैं, they can basically work to implement that particular law, enforce that particular law. Law is made by the legislature. The judges are appointed by the executive, but the judiciary part that can give an order to the executive, and that also check the function of the executive, and also check that law that is made by the legislature. If that law is not good for the country, there is a some, then definitely judiciary क्या करता है, they declare that particular law is a unconstitutionally, उसे
अनकॉन्स्टिट्यूशनली भी डिक्लेयर कर सकता है। दैट मीन्स एवरी ऑर्गन क्या करता है, एक दूसरे की पावर को चेक करता है ताकि वो लोग अनलिमिटेड पावर का यूज ना कर सकें। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन इनमें रखता है ताकि एक गुड सोसाइटी हमारी फॉर्म हो सके। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशंस, हमने पढ़ा है दैट्स कॉम्पैक्ट जो डॉक्यूमेंट्स है, और ये जो कॉम्पैक्ट जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें सब लिखा गया है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम लॉ, जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट कैसे काम करे, what are the responsibility of the government and what are the rights of the citizen। तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के लिए द कॉन्स्टिट्यूशंस वी नीड ए सच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसको सब लोग एग्री हों। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल जो उसमें लिखे हैं दैट पीपल इन कंट्री और सब लोग वी ऑल्सो एग्री ऑन दीज रूल्स एंड दैट बेसिक देन वी ऑलरेडी दैट द people are the source of the power according to the constitution। they can consult that how the government to be gone according to their wish, right। help in effective governing of the states, deal with the fundamental duties of there are different type of fundamental duties। constitutions में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई है उसमें, वो भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। एक सिटीजन होने के नाते वी सर्व द नेशंस, वी रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, वी रेस्पेक्ट द constitutions, we follow the rules and regulation of the governments, right, we protect the government's machinery। these are the some fundamental duties जो every citizen follow। it protect your freedom, ये हमारी freedom को भी protect करता है। that's why we need a constitutions। अब अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशंस की कि what are the silent features of the, हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस में there are 26 साइलेंट फीचर्स, बट उन 26 साइलेंट फीचर्स में अगर हम देखें तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स इज द कॉन्स्टिट्यूशंस जो है दैट इज़ ए लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस है पूरे विश्व में, क्योंकि इसमें देखा जाए तो जब कॉन्स्टिट्यूशंस बना था देर आर 395 आर्टिकल एंड 22 पार्ट्स इन इट्स शेड्यूल थे, बट अभी अगर करंट में हम देखें 448 आर्टिकल्स हैं, इसमें 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं, 104 अमेंडमेंट हो रहे हैं। दैट मीन्स सेकंड सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है यहाँ पे, स्टेट्स नॉट हैव ए सिटीजनशिप, ओनली वन सिटीजनशिप। फंडामेंटल राइट्स हमारे राइट टू प्रॉपर्टीज, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट 6-7 राइट्स है, इसमें से 1 राइट्स को रिमूव कर दिया गया हमने, अभी उसको हमने एक लॉ बनाया गया है 300A जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो अभी हमने डिस्कस किए 10-11 फंडामेंटल हमारी जो ड्यूटीज़ हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं स्टेट्स के, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग भी है और फ्लेक्सिबल भी है। स्ट्रॉन्ग कैसे, अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, यूएसए का, बट हमारे यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया फ्लेक्सिबल कैसे, लचीला। दैट मीन्स अगर in future we have some amendment, we have some change according to their need, according to their requirement, then we can change it, but it's not a very simple process। हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी है और स्ट्रॉन्ग भी है। यूनिवर्सल आइडियल फ्रेंचाइज, दैट मीन्स एक सर्टेन एज कंप्लीट होने के बाद में वी कैन यूज योर वोट आफ्टर 18 ईयर्स, राइट। तो वो एक सर्टेन एज है जिसके बाद में हम लोग एक एज ए एडल्ट हम लोग वोटिंग का यूज कर सकते हैं। एंड इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सोवेगन, सेकुलर एंड रिपब्लिक, दैट मीन्स सेकुलर इन द सेंस दैट मीन्स द स्टेट हैज़ नो रिलीजन, दैट मीन्स स्टेट का कोई धर्म नहीं है। क्यों? बिकॉज देर इज ए नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिलीजन, दैट मीन्स वी हैव नो रिलीजन बट वी इन टर्म्स वी रेस्पेक्ट ऑल द रिपब्लिक स्टेट रहेगा जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। सोवेगन, दैट मीन्स देर इज ए सवर्निटी, इंडिया इज ए सवर्गन, राइट, दैट मीन्स सवर्निटी, संप्रभुता जो है वो किस में है, कंट्री में, राइट। सोशलिस्ट रहेगा वो, सामाजिक रहेगा, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक रहेगा वो, राइट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, कैसे बना। तो कॉन्स्टिट्यूशंस जो बनाया गया है जनरली हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया किसने, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, हमारी जो संविधान सभा है उसने कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया गया। संविधान सभा के जो मेंबर्स थे दे कैन इनडायरेक्टली
वो लोग सिलेक्टेड किए गए थे, जो प्रोविंशियल जो हमारी असेंबलीज हैं उनसे, ठीक है। भारत की जो जनता है प्रत्यक्ष रूप से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इनडायरेक्टली उनके द्वारा जो चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने फॉर्म किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। तो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर इसमें जब, बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो जो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की थी, वो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की थी महात्मा गांधी ने 1922 में अपने स्पीच में। उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा गया है कि भारत का संविधान होगा जो भारत के खुद लोग बनाएंगे। और ये जो डिमांड है हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस की, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में गई थी। हमने एक अगस्त प्रपोजल रखा था, अगस्त ऑफर 1940 में, कि हमें अब कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए ताकि पावर को किया जाए, वी नीड अ इंडिपेंडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट इज़ ड्राफ्टेड बाय द, जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया है, इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, जो हमारे हैं जो निर्वाचित सदस्य प्रोविंशियल असेंबली, दैट मीन्स जो प्रांतों से, जो विधानसभाओं से जो सदस्य हैं वो विच वाज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। जो टोटल मेंबर्स जो थे हमारी जो संविधान सभा में, वो टोटल मेंबर कितने थे 389, उनमें से 292 मेंबर्स जो थे रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, स्टेट से, एंड 93 रिप्रेजेंटेड द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मीन्स जो देसी रियासतें थी, दैट मीन्स जो राजा महाराजाओं लोगों की जो थी, वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाते थे, राइट। और जो 4 हमारे जो थे, 4 हमारे जो कमिश्नरी जो क्षेत्र थे, प्रोविंस जो थे कमिश्नरी क्षेत्र में डायरेक्टली जो ब्रिटिश के अंडर में थे, दैट मीन्स दिल्ली था, अजमेर था, ब्रिटिश बलूचिस्तान था एंड मेरवाड़ा था। ये जो 4 थे जो कमिश्नरी हमारे क्षेत्र थे। इनमें भी हमने क्या कि अलग अलग तरह से जो इलेक्टेड जो थे सीटें जो की थी, हमने वो की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कि एक जो मेंबर सिलेक्टेड किया जाएगा, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन होगी वो 10 लाख पे हमें एक मेंबर को अपॉइंट करेंगे। और जो मेंबर्स होंगे वो भी क्या, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज रहेंगे, जिसमें जनरल रहेंगे, सिख रहेंगे एंड मुसलमान रहेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। अब है नेक्स्ट टॉपिक इज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें बोल जो मना सना, मेरे बस 5-10 मिनट को बच रहे हो। बोलो मना, बिल्कुल भी उड़ी बैठ जाओ, बैठ कम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की हम बात करें, सबसे पहले देखें जो कैबिनेट मिशन था वो 24 मार्च 1946 को हमारे यहाँ पे आया था। फरवरी में वहाँ पे क्या कि जो ब्रिटेन में एक नई गवर्नमेंट बनी थी, एटली इज़ बिकम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने इंडिया के पास में एक हाई पावर मिशन भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि वी नीड अ इंडिपेंडेंट, राइट, हमें अब ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग हमारे खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बनाएंगे। इस वजह से राइट, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें हमारे खुद का इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चाहिए। अब अथॉरिटी को क्या ब्रिटिश लोग ट्रांसफ़र करें। तो इटली गवर्नमेंट जो थी, सपोर्टिव गवर्नमेंट इंडिया के लिए, उन्होंने एक मिशन भेजे, कैबिनेट मिशन, एक प्रपोजल भेजा इंडिया के में। और उस मिशन में उन्होंने क्या किया, उसमें 3 मेंबर्स उन्होंने इंडिया भेजे। जो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, द कैबिनेट मिशन हाईली अप्रोचेबल मिशन था। और उसमें जो 3 मेंबर्स थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस फर्स्ट, उसको ही इज़ द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कैबिनेट मिशन, स्टफर्ड क्रिप्स एंड द एवी अलेक्जेंडर। और ये जो मिशन, जो कैबिनेट मिशन जो भारत में भेजा गया था, द मेन ऑब्जेक्टिव उसका जो था कैबिनेट मिशन का, टू फाइंड आउट द वे, क्योंकि उस टाइम हमें लग रहा था कि अब ब्रिटिश लोगों को भी लग गया था कि अब इंडिया को हम क्या, उनकी जो सॉवरेनिटी है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, पावर को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, राइट। तो वो पीसफुली ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि उसी टाइम क्या हुआ कि
जो मुस्लिम लीग तो थे उन्होंने एक न्यू स्टेट्स की उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि पाकिस्तान को पार्टिसिपेशन करने के लिए, तो उसी टाइम उन्होंने भेजा था कि ताकि पीसफुली जो पावर है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो फॉर्मेशन ऑफ और इसमें भी ये भी था कि उस जो पावर को ट्रांसफ़र करना है उसके लिए पावर को ईजिली, ताकि देर विल बी नो वोलेंसन बिटवीन द रिलीजन मुस्लिम्स एंड हिंदू। और उसी उन्होंने ये भी लिखा उसी कैबिनेट मिशन में कि वी कैन ऑल्सो फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशंस, जो एक मशीनरी बनाएंगे। और उसकी सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरिम गवर्नमेंट्स को हम लोग फॉर्म करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट्स होगी जो जब तक अंतरिम सरकार, जिनको हम बोल सकते हैं कि जब तक नए संविधान का ना बनाया जाए तब तक सभी जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जो सभी जो मेंबर्स हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो मिल के सभी जो दल हैं पार्टी जो सब मिल के एक फॉर्म करेंगे, क्या इंटरिम गवर्नमेंट एक फॉर्म करेंगे। और जब तक काम करेगी तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए, राइट। नेक्स्ट जो देखें हम, नेक्स्ट जो टॉपिक ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही बनाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने एक ऐसी एक कमेटी चाहिए थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके। तो ऑन 29 अगस्त 1947 को उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी। और वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई उसमें 7 मेंबर्स उन्होंने अपॉइंट किए। और उन 7 मेंबर्स में एक मेंबर्स हैं इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने चेयरमैनशिप बनाई। तो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिया, एक भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण किया जाए। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अगर मेंबर्स की हम बात करें तो उसमें जो अलॉन्ग विथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देर आर 7 मेंबर्स, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर एंड गोपाल स्वामी, B.R. अंबेडकर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर एंड D.P. खेतान। दीज आर द 7 मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। और इन्होंने एक ऐसा प्रपोजल बनाया, 165 इनकी कुल टोटल बैठक हुई जिसमें इन्होंने एक प्रपोजल को तैयार किया, राइट, ठीक है। एक प्रपोजल तैयार करके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को वो दिया, सबमिट करवाया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फिर वो और इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी मिल के दोनों ने 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज में हमारा एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। और इस कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में जो जितना जो खर्चा लगा प्रिपरेशन करने, स्पेंड 6.4 करोड़, अराउंड 64 लाख रुपीज़ जो थे वो इसमें खर्च हुए। कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबलीज ऑफ इंडिया दैट ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड, और उस टाइम जो हमारे मेंबर्स थे 299 मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। उन मेंबर्स में भी जब पार्टिसिपेशन हो गया था तो हमारे पास कुछ मेंबर्स थे जो नया पार्टिसिपेशन हुआ था पाकिस्तान, उसमें चले गए थे। देन इंडिया हैज़ अडोप्ट, और इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको अडोप्ट कब किया उन्होंने, 26 नवंबर 19, क्योंकि 24 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 248 मेंबर्स मिल के उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया। और 26 नवंबर 1949 को इंडिया ने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस, उसी टाइम हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के टाइम ही हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को, उसी टाइम जब कैबिनेट मिशन था उसी टाइम जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो बैठक चल रही थी, फर्स्ट बैठक चली थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को, और उसमें हमने एक डॉक्टर सचिदानंद जो सिन्हा थे उनको हमने टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया था। उसके बाद में जो सेकंड जो बैठक हुई, सिटिंग बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट परमानेंट। एंड उसी में जो थर्ड जो बैठक थी उसी टाइम जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रपोजल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, और वही प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट किया। और उस जो प्रपोजल में जो इन्होंने बताया था कि इंडिया कैसा होगा, राइट, ठीक है, वो सब चीज़ें एज ए अगर आज हम देखें दैट मीन्स
प्रेजेंटली जो प्रियम्बल है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ अ मेन सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कम्प्लीटली कहाँ से है, उसका मेजर जो पार्ट है वो कहाँ से लिया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसके जो बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल थे जो जवाहरलाल नेहरू ने पोज किए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने और जो हमने एक्सेप्ट किया था उनको, इंडिया शुड बी ए डेमोक्रेटिक सोवेगन एंड रिपब्लिक स्टेट्स। मतलब अब इंडिया इज़ नॉट वर्किंग अंडर एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, राइट। किसी भी बाहरी राज्य के दबाव में अब इंडिया काम नहीं करेगा। दैट मीन्स इंडिया हैव ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड autonomy power. It should also contain the basic principle of feudalism. That means we have a two set level of government, central level and the state level. Federal government, that means is one government that is entire the nations, control entire the nations, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। एंड कुछ जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स है, रीजनल जो गवर्नमेंट्स है, वो स्टेट पे काम करेगी। पीपल ऑफ इंडिया शुड इंजॉय बेसिक लिबर्टी, फ्रीडम रहेगी उनके पास में, फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्री टू वर्शिप, ये कम्प्लीटली उनको फ्रीडम रहेगी। और माइनॉरिटी जो क्लासेज हैं उनको भी क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशंस में। ऑल्सो टू प्रमोट द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो हमारी क्लासेज हैं उनको भी क्या हम प्रमोट करना पड़ेगा ताकि दे कैन ऑल्सो इंजॉय देयर लिबर्टीज़। ए कंट्री विद द माइनॉरिटी, ए प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस को प्रमोट किया जाएगा, वेलफेयर किया जाएगा कम्प्लीटली मैनकाइंड को, एंड ऑल द सिटीजन आर ट्रीटेड एज ए इक्वली। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक प्रिंसिपल लाइक जस्टिस, एवरी सिटीजन आर ट्रीटेड इक्वली, देर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन in terms of any religion, in terms of any caste, in terms of any कलर, कहीं से भी रेस, कहीं से भी किसी भी पर्सनस को डिस्क्रिमिनेट नहीं होना पड़ेगा। ऑल आर ट्रीट एज ए इक्वली। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दी चैप्टर्स की, ऐसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया तो ड्राफ्टिंग जो कमेटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत से कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी की, अराउंड 160 कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी स्टडी की, और वहाँ से उनको जो जो प्रोविजंस उनको ठीक लगे उन्हीं प्रोविजंस को हमने क्या किया, अडोप्ट किया। तो मेजर जो मेजर प्रोविजंस हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से हमने अडोप्ट किए हैं उनके बारे में हम देखें तो बेसिकली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, एपी जो फर्स्ट पास्ट द फास्ट नेशन, दैट इज़ कि हमें जो सिंगल ट्रांसफरेबल जो सिस्टम्स है वोटिंग का, जो कैसे हम लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव उनको इलेक्टेड करें वो प्रोसेस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पार्लियामेंट में देयर आर 2 हाउस, ये सब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमने ब्रिटेन से ली है। द आइडिया रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन हो जहाँ पे, ये भी हमने कहाँ से किया, ब्रिटेन से लिया है। स्पीकर ऑफ जो इंस्टीट्यूशंस के जो हमारे लोकसभा के जो स्पीकर्स हैं, राज्यसभा के जो स्पीकर्स हैं, उनके क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्रोविजंस भी हमने ब्रिटेन से अडोप्ट किया। एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस कि कैसे लॉ बनेगा, कौन लॉ कंट्री के लिए लॉ बनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में भी जो लेजिस्लेचर हैं, एमपी जो लोग हैं, उसमें जो लॉ बनता है, देन द लॉ जो बनता है वो दोनों हाउसेस से पास होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो भी हमने किससे लिया, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं कि क्या ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे सिटीजन को दिए जाएंगे। एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, दैट मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दैट मीन्स नोबडी कैन इंटरप्ट द वे ऑफ द जुडिशरी, राइट। जुडिशरी को कम्प्लीटली एक सेपरेट ऑर्गन बनाया गया, उसको ज़्यादा पावर दी गई, राइट, ताकि कोई भी ना तो एग्जीक्यूटिव को इंटरप्ट कर सके ना ही लेजिस्लेटिव को सेपरेट, ताकि ही कैन टेक ए फ्रीली डिसीजंस, राइट। जुडिशियल रिव्यू, ताकि अगर कोई डिसीजन दिया गया है तो उसको भी क्या कर सकता है, जुडिशरी रिव्यू कर सकता है। अगर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो वहाँ से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने ली है, जो स्टेट्स के जो बेसिक जो आर्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो वहाँ से हमने इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी एंड लिबर्टी, लिबर्टी इन द सेंस फ्रीडम्स, इक्वलिटी सबको समान रहे, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, एंड द फर्टर्निटी दैट मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारे की जो भावना है वो भी हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडोप्ट किया। एंड कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, ट्विस्ट फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल जो सिस्टम्स है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मोर पावरफुल बनाया जाए इफ़ यू कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स में भी समटाइम द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और द मशीनरी इज फेल इन द स्टेट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन
डायरेक्टली कंट्रोल टू द स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट्स की कंपेयर में सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने ज़्यादा पावरफुल बनाया। एंड जो रेसिडुअल जो पावर्स हैं गवर्नर की से जो अदर्स, अगर हम बात करेंगे फेडरलिज्म, जब हम चैप्टर्स में पढ़ा भी होगा लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर आपने 10th क्लास में, कि जो सब्जेक्ट वाइज जो पावर दी गई है यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल, उसके अलावा जो रेसिडुअल्स पावर जो हैं, ठीक है, वो सब हमने कहाँ से ली, कनाडा से। सो ये आपके चैप्टर्स में हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा, हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या प्रोविजंस हैं, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने क्यों अडोप्ट किया, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ये हमने कवर किया। ओके, थैंक यू।